हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे। और ऐसा कह लीजिए कि ये जो वीडियो है आपके लिए जो कंप्यूटर का मॉक टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो कंप्यूटर के लिए अपलोड कर दिया है जो कि 10-10 क्वेश्चन के दोनों सेट थे, ठीक है ना, जिसको मैंने मॉक टेस्ट नंबर 1 और मॉक टेस्ट नंबर 2 का नाम दिया है। अब ये जो है हमारा मॉक टेस्ट नंबर कंप्यूटर का तीसरा होगा। ठीक है, ये हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, टीचर रिक्रूटमेंट या फिर CGSI का जो एग्ज़ाम है, पटवारी या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कोई सा भी एग्ज़ाम होता है जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है। ठीक है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है ना, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, इसका संक्षिप्त रूप क्या है। पहली बात तो क्या आपको ये पता होना चाहिए कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि एक रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज है। ठीक है, किसका रीयूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद बताना है कि उसका संक्षिप्त रूप क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है CD-RW, DVD और फ्लॉपी डिस्क। इसमें से कौन सा जो है रीयूजेबल होता है, ठीक है, जिसको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CD-RW। देखिए, CD-RW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क RW का होता है रीराइटेबल। ठीक है, ये नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि रीराइटेबल का मतलब क्या होता है, कि मतलब एक बार जब वो लिखा जा चुका है तो उसको हम दोबारा से उसको हटा के और नया उसके ऊपर हम राइट कर सकते हैं, नया उसमें डाटा हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सा होता है, CD-RW होता है। ठीक है, फुल फॉर्म भी हमने देख लिया, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। एक्चुअली ये क्या है, एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, जो कि CD की तरह है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क CD है उसी की तरह दिखता है। CD-RW इसका हम कहते हैं, जिसका रीयूज़ किया जाता है। ये जो डिस्क होता है ना, ये इसके ऊपर धातु की एक परत चढ़ी होती है, ठीक है, जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके उसके ऊपर बार बार क्या किया जा सकता है, डाटा को लिखा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो CD-RW एक ऐसा कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसके ऊपर डाटा को हम बार बार लिख भी सकते हैं और बार बार उसको हम पढ़ा भी जा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इसको रीड करने के लिए CD-RW होता है, इसके लिए एक ड्राइव की जरूरत पड़ेगा, जिसको हम CD-RW ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं, CD-RW ड्राइव। ये ड्राइव होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको रीड कर पाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है क्या। देखिए, अच्छा, ये आपको अगर पूछ दे कि CD क्या है, तो CD का फुल फॉर्म तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया या फिर बहुत बड़ा साइज़ का जो डाटा, ऑडियो हो गया, वीडियो फाइल हो गया, इसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये CD कंपनी निर्माता जो बना रही होती है उसी समय डाटा को इसमें स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन स्टोर करने के बाद अगर आप चाहेंगे कि दोबारा इस डाटा को बदल दें तो नहीं बदला जा सकता है, इसको हम केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जो रिकॉर्ड हो गया उसके बाद हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। CD का जो स्टोरेज साइज होता है वो 700 MB होता है। ठीक है, कितना, 700 MB होता है। वैसे ही जो DVD होता है इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या वर्सेटाइल की जगह अगर वीडियो भी मिलेगा तब भी सही हो जाएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क DVD का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी जो भंडारण क्षमता होती है वो CD-ROM या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क CD से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो DVD होता है इसमें दोनों लेयर का होता है। जैसे अगर मान लो केवल ऊपर वाले लेयर पे अगर डाटा स्टोर किया जा रहा है तो इसकी जो क्षमता होती है सिंगल लेयर वाले का वो 4.7 GB होता है, सिंगल लेयर का। लेकिन अगर दोनों साइड, ऊपर साइड और नीचे साइड, दोनों साइड अगर लेयरिंग कर दिया जाए तो इसकी जो DVD की क्षमता जो होती है वो 8.5 GB तक हो जाती है। ठीक है, एक साइड जब हो तो 4.7 और जब दोनों साइड हो तो 8.5, लगभग उसका दुगना बराबर हो जाता है इसका स्टोरेज क्षमता। ठीक है, इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है इसकी भंडारण क्षमता 1.44 MB होता है। ठीक है, वेरी करता है, लेकिन एक ज़्यादा उच्च अगर क्वालिटी का या उच्च भंडारण क्षमता का जब फ्लॉपी डिस्क होता है तो उसका 2.88 MB तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में यही पूछा जाता है, 1.44 MB। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखते कैसे। चलिए ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये हमारा CD है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसका स्टोरेज क्षमता कितना, 700 MB होता है। ये आप देख रहे हैं, ये है DVD-R। ठीक है,
डीवीडी जिसका स्टोरेज क्षमता कितना है 4.7 GB। जो सिंगल लेयर वाला होता है उसका स्टोरेज क्षमता 4.7 GB का होता है। और ये हमारा CDRW है, CD रीराइटेबल, जिसका स्टोरेज क्षमता भी 700 MB मतलब 700 MB ही होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लॉपी डिस्क का है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का ये इतना मोटा नहीं होता, ठीक है, पतला ही होता है, बट इसमें अलग अलग लेयर लगे होते हैं। ठीक है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। और ये जो ये दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम सिलेंडर कहते हैं। ये जो CD है हमारा, ठीक है, CD के ऊपर देखिए अलग अलग सर्कल की तरह बना हुआ ना, ये पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। ठीक है, अलग अलग ये वाला। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। और ट्रैक फिर से यहाँ पे देखिए छोटे छोटे स्पेस में बटा हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या? सेक्टर कहते हैं। देखिए सेक्टर। ठीक है, तो ये जो पाथ पूरा दिख रहा है, जो रास्ता दिख रहा है ऐसे, उसको हम ट्रैक कहते हैं। उसको ट्रैक को भी छोटे छोटे में बांटा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। और ये पूरा लेयर को मिला के एक सिलेंडर की तरह, एक बेलन का आकार बन जाता है, जिसको हम सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये था, ये सब साइज अगर आप देख सके कैसा दिखते हैं। CD है, DVD है, ये CDRW हो गया, और ये हमारा फ्लॉपी डिस्क हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? ठीक है, देखिए जो कंप्यूटर मेमोरी होता है, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहले तो हमने क्या देखा था कि प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, इसको हम मुख्य मेमोरी कहते हैं या प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इस सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य कौन सा है? ये प्राइमरी वाला हमारा मुख्य होता है। मुख्य क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर के CPU में ये जुड़ा रहता है, ठीक है ना, अटैच रहता है। जबकि ये सेकेंडरी वाला जो है कंप्यूटर में USB के थ्रू बाहर से लगाया जाता है। ये सब सेकेंडरी या फिर सहायक, ऑक्सिलरी भी कहलाता है। ठीक है ना, ऑक्सिलरी भी कहलाता है। अब देखिए जो प्राइमरी है, ये प्राइमरी वाले को हम वापस से दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कह दिए? मुख्य मेमोरी। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में बांट दिए। कौन कौन सा? इसको हम एक बांटेंगे, एक होगा वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझना है कि वोलेटाइल मेमोरी जो होता है ये अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी होता है। मतलब कहने का कि जैसे ही पावर ऑफ होगा तो वोलेटाइल मेमोरी में जो कुछ भी डाटा रहेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा, वहाँ पे बचा नहीं रहेगा। वैसे ही परंतु जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर ये स्थायी जो मेमोरी होगा वो क्या होगा? परमानेंट मेमोरी, पावर ऑफ होने के बाद भी उसमें डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है? देखिए रैम। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कहलाता है? ये हमारा एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। एक होता है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी भी क्या है? एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है। परंतु जो नॉन वोलेटाइल में आता है इसमें आ जाएगा रोम, रीड ऑनली मेमोरी। इसी के अंदर आ जाएगा मान लो CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ऑनली मेमोरी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, ये पेन ड्राइव वगैरह तो अगर जाएंगे तो कैसे सेकेंडरी का आता है। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर भी नॉन वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, जैसे पेन ड्राइव हो गया PD। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये परमानेंट होते हैं, ये डिलीट नहीं होते पावर ऑफ होने के बाद। इसका डाटा जो है सुरक्षित रहता है, इसीलिए इसको भी हम वोलेटाइल के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर रोम, CD रोम, जितने भी रोम वाले पार्ट आएंगे उस सब के सब क्या आएगा? नॉन वोलेटाइल या फिर स्थायी मेमोरी के अंदर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रैम हमारा जो होगा ये वोलेटाइल मेमोरी होगा, रैम और कैश। P रोम का फुल फॉर्म, P का होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। मैं शॉर्ट में P का फुल फॉर्म बस बताता हूँ, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और ROM का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं। ठीक है, EP रोम का क्या होता है? इरेजेबल। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एक EEP रोम भी होता है, याद रखिएगा, EEP रोम। ठीक है, EEP रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3। तीसरा प्रश्न है कि DVD में ऑडियो तथा वीडियो स्टोर करने के लिए कौन सी वीडियो फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, DVD का स्टोरेज क्षमता हमने अभी देखा था कितना? 4.7 GB। अगर सिंगल लेयर का हो, डबल लेयर का हो जाएगा तो 8.5 GB हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो DVD होता है इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 से
8.5 GB तक हो गया, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है, तो इसमें वीडियो ऑडियो ये सब को स्टोर करके रखा जाता है। परंतु जो ऑडियो और वीडियो इसमें स्टोर होगा वो किस फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, MPEG, JPEG, वेव या फिर AVI, किस फॉर्मेट में इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है MPEG, ठीक है, MPEG के फॉर्मेट में रखा जाता है। देखिए MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है वो देखिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। एग्जाम में पूछा गया ना, तो ध्यान से ये फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। मूविंग की जगह मोशन भी कई बार से लिख देता है, ठीक है ना, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म जो होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। वेव जो है, वेव का फुल फॉर्म होता है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, ये होता है। और AVI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड, ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो DVD में ऑडियो वीडियो को जब स्टोर करते हैं तो MPEG के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। मतलब जो गाना है वीडियो है MP4, आपने सुना होगा MP4, ठीक है। तो ये MPEG वही है, वो 4th लेयर होता है MPEG का, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाता है। JPEG होता है ये इमेज के लिए होता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेट के लिए JPEG होता है, ठीक है। याद रखिए जब आप फोटो वगैरह सेव करते होंगे तो देखते होंगे उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है .jpg ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो यही वाला है। वेव का फुल फॉर्म है, AVI का फुल फॉर्म याद रखिएगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, जैसे PNG आपने सुना होगा, PNG का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट, ठीक है। ये वाला छोड़ देंगे, इतना भी याद करेंगे ना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, PNG, पिंग भी कहा जाता है इसको, शॉर्ट में पिंग कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक याद रखिएगा GIF तो आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और याद रखिएगा लास्ट में, जैसे PDF का तो आप जानते ही होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। PDF का क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये PDF का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 के में बढ़ते हैं। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 चौथा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, व्यापम के एग्जाम में। जैसे एक साइड में मैंने कंपनियां को नाम लिया, दूसरे से उसके संस्थापक का नाम को हमने इंक्लूड किया। इसमें बताना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्या एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं क्या बताइए, क्या सही है क्या? नहीं, इसका जो सही आंसर है, हाँ, एप्पल का कौन है, एप्पल का कौन है बताइए, ठीक है। ये वाला तो सही होना चाहिए, क्योंकि एप्पल के जो फाउंडर हैं वो स्टीव जॉब्स, 2-3 लोग हैं, स्टीव जॉब्स हैं, मेनली जो है स्टीव जॉब्स ही हैं। स्टीव वोजनाइक और रोनाल्ड वैन हो गया, या फिर माइक मार्कुला हो गया, ये सब होते हैं। तो आप यहाँ से एटलीस्ट स्टीव जॉब्स याद रखिएगा। गूगल के फाउंडर कौन है, क्या बिल गेट्स हैं क्या? नहीं, ये वाला हमारा गलत है, सही मैच नहीं, यही वाला हमारा जो असुमेलित है। एक्चुअली जो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मेट है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो कौन है? बिल गेट्स हैं, ठीक है। याद रखिएगा बिल गेट्स और पॉल एलन, 2 नाम याद रखिएगा, पॉल एलन और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। वहीं जो गूगल के फाउंडर हैं वो कौन थे, याद है क्या आपको? इसके तो आपको पता ही होगा, लैरी पेज, ठीक है, लैरी पेज। और एक और याद रखिएगा, सर्गी ब्रिन, ठीक है, SERGEY, सर्गी ब्रिन, ठीक है। 2 नाम याद रखिएगा गूगल का। गूगल के फाउंडर कौन कौन से? एक तो होता है लैरी पेज, ठीक है, दूसरे हो गए सर्गी ब्रिन, ठीक है, सर्गी ब्रिन। ये दोनों जो है किसके? गूगल के फाउंडर हो गए, और बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। अमेजॉन का सही है, जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। फेसबुक के फाउंडर कौन है भाई? फाउंडर मार्क जकरबर्ग है, तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिसमैच था, गूगल वाला का लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, और बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये था प्रश्न क्रमांक 4। चलिए 5वां क्वेश्चन जो है वो भी
उसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है, ठीक है। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचई, सत्या नडेला, एंडी जस्सी या फिर नील मोहन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सत्या नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ है, ठीक है। सुंदर पिचई किसके हैं भाई? तो सुंदर पिचई गूगल के हैं, ठीक है। गूगल के अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। एंडी जस्सी किसका? अमेजोन का, ठीक है। अमेजन का अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? एंडी जस्सी। और फाउंडर कौन थे? जेफ बेजोस। नील मोहन कौन है? क्या आपको पता है क्या? तो नील मोहन जो है यूट्यूब के अभी वर्तमान में सीईओ है, ठीक है ना, यूट्यूब के सीईओ है। अच्छा, एप्पल के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? पता है क्या आपको? एप्पल के सीईओ जो है टिम कुक, ठीक है। टिम कुक जो है एप्पल के अभी वर्तमान में सीईओ है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, इतना पर्याप्त है। बाकी और भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कंपनीज है उनका फाउंडेशन ईयर कौन सा है, कि कौन से साल में ये पूछे गए थे, मतलब कौन से साल में उनका स्थापना किया गया था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एक बार आप पढ़ लेना जरूर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि एक छोटा सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट, ग्राफिक इमेज डिजिटली एनकोड किया जा सकता है, किसके ऊपर किया जा सकता है, ठीक है। हमको ये बताना है। कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फाइल सर्वर या फिर इनमें से कोई नहीं, हमको बताना है किसके ऊपर स्टोर किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपको पता है क्या? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, याद रहेगा। कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसके ऊपर गाना, टेक्स्ट, ग्राफिक, ये सब कुछ को क्या किया जाता है? डिजिटली एनकोड किया जाता है, ठीक है। एनकोड या फिर स्टोर किया जाता है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, जो कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब सीडी, यही है ना, इसी का फुल फॉर्म तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका खोज लगभग 1979 में किया गया था, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, कह सकते हैं सीडी का दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? एक CDR होता है और दूसरा होता है CDRW, ठीक है, याद रहेगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, दो तरह के सीडी होते हैं, ठीक है। ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है कैसा? सेकेंडरी स्टोरेज होगा कि प्राइमरी? तो बिल्कुल ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से लगाए जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट नहीं होते। जो अगर इनबिल्ट होंगे तो प्राइमरी होंगे, अदरवाइज अगर बाहर से यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तब उसको हम सेकेंडरी के अंदर रखते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क कैसा होता है? एक सेकेंडरी डिवाइस ही है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज की तरह लिया जाता है, ठीक है। देखिए, इसके खोज से पहले मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज़ किया जाता था। जैसे अगर और देखिए, अच्छा फ्लॉपी डिस्क, चलिए ये तो इतना पर्याप्त है। सीडी के बारे में पहले भी बहुत सारा चीज़ देख चुके हैं कि ये वाला जो है रीराइटेबल होता है। इसमें एक बार रिकॉर्ड हो गया तो दोबारा उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, निर्माण के समय ही स्टोर किया जाता है। ये CDRW जो होता है, इसमें दोबारा क्या किया जा सकता है? राइट किया जा सकता है और अनेक बार रीड किया जा सकता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का हमने स्टोरेज देखा था, कितना होता है? 1.44 MB होता है। इसमें हमने देखा था कि ट्रैक होता है, सेक्टर होता है, सिलेंडर होता है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। इसका साइज जो है 1.44 से 2.88 MB तक ये इनके बीच का होता है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट डिस्क का तो हमने देखा था कि इसका स्टोरेज कितना होता है? 700 MB होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। चलिए छठवां का हो गया। सातवां प्रश्न, सातवां है कि एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो हमारा वायरस वाला जो चैप्टर होगा वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। वायरस कह लीजिए या फिर मेलवेयर कह लीजिए, वहाँ से एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, स्पैमिंग, बगिंग, स्पूफिंग और फिशिंग, ये बहुत कंफ्यूज करता है। तो अभी मैं आज इन सबको आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर देने की कोशिश, ठीक है। तो एक हैकर अपने फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना चाहता है, ये जो है किसके अंदर आएगा? स्पैमिंग, बगिंग, स्पूफिंग या फिर फिशिंग, किसके अंदर आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग, ठीक है। अगर कोई हैकर आपसे पासवर्ड आपका हासिल करना चाहता है, ठीक है, तो वो फिशिंग के माध्यम से करेगा। इसका देखिए, फिशिंग का स्पेलिंग PHISING होता है, FI वाला नहीं होता, याद रखिएगा, ये फिशिंग का स्पेलिंग है, PHISING। इसमें क्या होता है कि क्या करेगा, जो ये हमारा जो हैकर होगा वो क्या करेगा? आपको मेल करेगा, ठीक है। क्या करेगा? आपको वो मेल करेगा, ये आपको समझ लो। तो ये आपको मेल करेगा, मेल करने के बाद मतलब कोई वेबसाइट का लिंक या फिर कुछ भी आपको झूठा ईमेल या संदेश के थ्रू आपको भेज दिया। अब क्या करेंगे? आप उस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे ही उस वेबसाइट में आप जाएंगे तो
तो वेबसाइट में जाने के लिए आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपका यूज़र नेम पूछेगा, ठीक है। यूज़र नेम के बाद आपका पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, मतलब उसमें लॉगिन करने को बोलेगा, ठीक है, मतलब आपका पूरा डिटेल उसके अंदर लिया जाएगा, यूज़र नेम मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड सब उसमें आपके अंदर डलवाएगा वहाँ पे। जैसे ही आप पूरा डिटेल उसके अंदर डाल देंगे तो आपका पूरा जो डिटेल होगा वो किसके, उस हैकर के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फिशिंग एक तरह से इसका उद्देश्य क्या होता है कि धोखे से आपका इन्फॉर्मेशन को चोरी करना, ठीक है ना। फिशिंग क्या हो गया कि धोखे से, याद रखिएगा इस चीज़ को समझिएगा, धोखे से आपका जो सूचना है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचना है या इन्फॉर्मेशन है उसको उसका चोरी करना, ठीक है, सूचना की चोरी करना, यही हमारा फिशिंग कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। क्या करेगा वो, आपको मेल करेगा, मेल करने के बाद आपको जो वेबसाइट का वो भेजेगा, उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, लॉगिन डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद वहाँ से वो आपको आपका जितना भी डिटेल होगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा उसको चोरी कर लेगा, ये फिशिंग कहलाता है। इसी तरह दूसरा होता है कि स्पूफिंग, ठीक है, स्पूफिंग, ठीक है। स्पूफिंग में क्या होता है कि सेम इसी की तरह, थोड़ा सा बस इसमें अंतर ये होता है कि इसमें क्या करेगा वो आपको ईमेल करेगा और ऐसा लगेगा कि वो जिस मेल से आपको ईमेल कर रहा है तो ऐसा लगेगा कि एक जो है विश्वसनीय या फिर क्रेडिबल सोर्स है, ठीक है, एक ज्ञात सोर्स है जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है, एक ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से ये मैसेज आ रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं ये तो अच्छा कंपनी से आ रहा है या फिर एक ऐसा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंपनी से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे पूरा डिटेल उसको आप देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो आपका क्या करता है, वो पूरा डाटा जो है आपकी चोरी कर लेता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, ये स्पूफिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो सेंडर होता है क्या करता है, अपना जो एक्चुअल में उसका जो पहचान होता है सेंडर का, भेजने वाले का, उसको हाइड करता है और कोई विश्वसनीय स्रोत की तरह आपको क्या करता है, ईमेल सेंड करता है, ठीक है। और जब आप रिसीव करेंगे तो वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, वो वहाँ से चोरी कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है, स्पूफिंग और फिशिंग। बगिंग क्या हो गया, बगिंग क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, कोई मान लो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में मान लो कोई गलती है, त्रुटि है, जिसकी वजह से वो जो सॉफ्टवेयर है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप उस गलती को अगर खोज पा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या होता है, बगिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर जो बगिंग या फिर जो ब्यौरा देने वाला जो जो प्रक्रिया होता है, अगर आप जो है बग को या फिर जो उसमें गलती है उसको निकाल के आप बता रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बग रिपोर्ट, फॉल्ट रिपोर्ट, प्रॉब्लम रिपोर्ट, ये सारा चीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसे गूगल भी कंपनी क्या है, अगर आप इसके जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप गलती निकालेंगे, ठीक है, तो निकाल के अगर आप उसको सूचना देते हैं तो ये भी बगिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर की जो गलतियां हैं उसको आपको निकालना है, ठीक है। इसके लिए कई बार से तो गूगल जो है प्राइज मनी भी देता है, ठीक है, ये बगिंग के लिए। इसके बाद आगे एक लास्ट जो है चौथा, स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है, बहुत सारा जो है ईमेल देखते होंगे कि आप जैसे ही अपना ईमेल बॉक्स खोलेंगे, इनबॉक्स खोलेंगे तो बहुत सारा मैसेज जो है आपको आते रहेगा, ठीक है। मतलब यही जो होता है स्पैमिंग के अंदर है कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा जो है आपको अवैध रूप से सूचना जो है या फिर अवांछित चीज़ जिसको आप नहीं चाहते वो आपको बार बार भेजा जा रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो अनवांटेड मैसेजेस होते हैं इसी को हम स्पैम कहते हैं, ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम स्पैमिंग कहते हैं। जैसे कई बार से लोग अपने कंपनी का या फिर अपनी जो स्टार्टअप है कह लीजिए उस सब का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको बहुत सारा मेल भेजते रहते हैं, ठीक है। आपको आपका 5,000 का लॉटरी लगा है, 5 करोड़ का लॉटरी लगा है, कार मिला, ये सब जो मैसेज आपको इनबॉक्स में देखने को मिलता है ना, ये सब क्या स्पैमिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये चारों, उम्मीद है आपको ये चारों जो पॉइंट्स है समझ में आया होगा और यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 7। चलते 8वां में। 8वां प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस खाली स्थान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, किसके माध्यम से, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी या फिर उपरोक्त सभी, किससे जो है कंप्यूटर में वायरस फैलता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी से, इन सभी से जो कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर फैलता है। जब भी आप फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कंप्यूटर मेमोरी हो गया, मेमोरी कार्ड वगैरह हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जैसे ही उसका यूज़ करते हैं तो कई बार से जो वायरस होता है एक से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए वायरस का फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, वायरस का। तो वायरस का देखिए VIRUS होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, अंडर सीज, ठीक है। यह होता है फुल फॉर्म किसका, वायरस का, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ही आपके कंप्यूटर में वायरस आता है
तो क्या होता है, आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, फाइल होता है, या जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं, वो सब डैमेज हो जाता है और हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत ही स्लोली प्रोसेस करने लगता है। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से हमारे कंप्यूटर में एक से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। जैसे भारत का जो पहला वायरस था उसको बोलते हैं, उसका नाम था हैप्पी बर्थडे जोशी। ठीक है, ये जो था भारत में विकसित पहला वायरस था, याद रहेगा। वैसे ही बहुत सारे और भी है, जैसे वायरस का नाम याद रखिएगा, सी ब्रेन। ठीक है, सी ब्रेन भी एक वायरस है जो IBM के द्वारा विकसित किया गया था। एक और वायरस याद रखिएगा, आई लव यू, ये भी एक तरह का वायरस ही है, सच में भी ये वायरस ही है। जिसको ये हो जाता है वो तो जानते हैं उसका पढ़ाई लिखाई सब ठप, तो ये भी एक तरह का वायरस है, लेकिन एक कंप्यूटर वायरस भी है। ये इंडोनेशिया में सबसे पहले ये मिला था, या फिर इंडोनेशिया में ही इसका निर्माण हुआ था, आप कह सकते हैं। वैसे ही बहुत सारा मंकी, ठीक है, मंकी भी एक तरह का क्या है, कंप्यूटर वायरस है। इसके बाद लव बग, ठीक है, लव बग ये भी एक कंप्यूटर वायरस है। इसके बाद माइकल एंजेलो, ये भी एक तरह का वायरस है। एक तो है क्रीपर, याद रखिएगा, क्रीपर। ये क्रीपर जो था दुनिया का पहला वायरस था, विश्व का पहला वायरस। ठीक है, विश्व का पहला वायरस कौन सा था, क्रीपर था। ठीक है, और वैसे ही बहुत सारे वायरस का जो है, आप कहीं पे कोई भी अगर बुक फॉलो कर रहे होंगे तो वहाँ से पढ़ेंगे। इससे कुछ समय पहले स्पाईवेयर आया था। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स हो गया, ये सब क्या है, वायरस ही है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 के अंदर। ये था प्रश्न क्रमांक 8वां। 9वां प्रश्न है कि एक वायरस जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या फिर एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ताओं को मूर्ख बनाता है। ठीक है, हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा वायरस है ये चारों में से कि जो ऐसा लगेगा कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, परंतु जब भी आप क्या बोलते हैं उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो आपको मूर्ख बनाता है और आपका जो है कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और आपके कंप्यूटर के सारे डाटा को चोरी करेगा या फिर स्लो डाउन कर देगा आपके कंप्यूटर को। ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है। इसमें से कौन सा है, क्रैकर, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स या फिर की लॉगर, कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, एक ऐसा वायरस है जो ऐसा दिखाता है कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हूँ। ठीक है, जैसे कि गेम की तरह, यूटिलिटी या फिर प्रोग्राम की तरह अपने आप को दिखाता है। लेकिन जैसे ही उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो ट्रोजन हॉर्स जो है क्या करता है, उस एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में, अपने पृष्ठभूमि में क्या करता है, कुछ अपना ही कार्य वो अपना करते रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपको ईमेल आया या फिर कहीं से आया कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट ऐप है। ठीक है, जैसे कभी भी आप गूगल में जाके या फिर कहीं से भी कुछ डाउनलोड करते हैं अनवांटेड चीज़, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको वहाँ से ट्रोजन हॉर्स जो है आपके मोबाइल में आ जाए। ठीक है, तो जब वो लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बट आप उसको जब डाउनलोड करेंगे तो आपके मोबाइल का प्रोसेस तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में अपने आप ही कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। ये काम जो है ट्रोजन हॉर्स ही कर रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है स्लो डाउन होने लगता है और उसमें वायरसेस आते रहते हैं और आपके इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कहीं और लीक हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ट्रोजन हॉर्स है ये कभी भी अपना कॉपी नहीं बनाता। ठीक है, अपना डुप्लीकेट नहीं बनाता, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वायरस है जो अपना कॉपी नहीं बनाता, तो वो है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है ना। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, जो बिना ऑथेंटिकेशन के क्या करता है, दूसरे के कंप्यूटर में घुसता है और वहाँ से सूचनाएं क्या करता है, लेता है और फिर बाद में क्या होता है, कहीं और भेज देता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल लोग करने लगते हैं। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स के माध्यम से सूचनाओं को चोरी करते हैं, हम कह सकते हैं। इसके बाद हो गया वॉर्म। ठीक है, वॉर्म एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो अपनी कॉपी खुद बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अपनी कॉपी खुद बनाता है। ठीक है, ये वॉर्म, और आपके कंप्यूटर में एक ही तरह के फाइल बहुत सारे भरते जाएंगे, जिससे आपका क्या करेगा, आपका स्टोरेज को कम करेगा और आपका कंप्यूटर जो है स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्रैकर। क्रैकर तो आपके नाम से ही पता चल रहा होगा क्या करेगा, एक ऐसा वायरस है जो आपका पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अवैध रूप से। ठीक है, तो अवैध रूप से किसी के कंप्यूटर का पासवर्ड प्राप्त करने के लिए जो वायरस बनाए जाते हैं उसको हम क्रैकर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पासवर्ड से संबंधित है ये। और लास्ट में ये देखिए कि की लॉगर। ठीक है, इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या काम कर रहा होगा। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब भी कोई अगर व्यक्ति अपने कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड से जो की यूज़ कर रहा होगा, उस की का जो की बटन को दबा रहे उस सब चीज़ को रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, वो की लॉगर। ठीक है, क्या करता है कि जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी बटन को दबाया जा रहा है उस बटन को ये याद रखता है कि कौन कौन सा बटन को दबाया जा रहा है। ये की लॉगर का काम होता है।
ठीक है, तो मैंने चारों का काम आपको अच्छे से समझाया है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? कैसा सॉफ्टवेयर होता है, हमको ये बताना है। इसका सही आंसर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटीवायरस क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, एनालाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है और उसको मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। मतलब आप सीधी सी बात ये कह लीजिए कि जो हमारा वायरस होता है, उस वायरस से प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करता है? हमारा एंटीवायरस करता है। ठीक है, यही हमारे कंप्यूटर को बचाता है। बाहरी जो वायरस होते हैं वो जब हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, उससे ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, यूटिलिटी, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के हिसाब से उसकी जो भी यूटिलाइजेशंस होते हैं उसके हिसाब से ये कंप्यूटर क्या, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ताकि अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकें। इसीलिए हम इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में छुपे हुए वायरस को ढूंढते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं अपने कंप्यूटर से। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस का नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एंटीवायरस है। तो ये एक याद रखिएगा, नॉर्टन। ठीक है, नॉर्टन एक है। एक होता है मैक कैफ़े, मैक कैफ़े। ठीक है, इसके बाद होता है क्विक हिल, क्विक हिल। ठीक है, क्विक हिल क्या है, एक तरह का एंटीवायरस है। इसके बाद बिट डिफेंडर याद रखिएगा, बिट डिफेंडर, ये भी क्या है, एक एंटीवायरस है। एक याद रखिएगा कास्पर स्काई। ठीक है, कास्पर स्काई, स्पेलिंग इसका देखिएगा KASPERSKY, कास्पर स्काई। इसके बाद एक याद रखिएगा अवास्ट। ठीक है, ऐसे ही बहुत तरह के एंटीवायरसेस होते हैं, तो इसमें से इतना याद रखना है। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ये था हमारा कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 3, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन का देखा। तो अब तक हमने 10 या 30 क्वेश्चन का हमने कंप्यूटर का देखा और उससे संबंधित हमने बाकी इन्फॉर्मेशन को भी जानने की कोशिश किया और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को भी जानने की कोशिश किया। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। इसका जो है PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आप जाके सर्च करेंगे CGPSC ABCD। ठीक है, तो आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। इसका PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।